अब ये तो साहब उससे एक दर्जा आगे है, ये हजार्डस मटेरियल है, ये मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोजिव है, ये सेल्यूलोज, नाइट्रो सेल्यूलोज, गन कॉटन स्लैब। जो भी फौज में कमांडो कोर्स किए हैं वो जानते हैं कि गन कॉटन स्लैब से हम पुल उड़ाया करते थे, गनें उड़ाया करते थे वगैरह वगैरह। बहुत सारा इस टाइप का जो है हथकंडे वो फौजें करती है इस मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोजिव से। दैट विल डिपेंड किसके पास जा रहा था, क्यों, किसने, कैसे बुलाया, क्यों बुलाया, डाइवर्शन के क्या चांसेस हैं। अब जैसा ऐसा इंसिडेंट हुआ है, वी मस्ट गेट टू द बॉटम ऑफ इट एंड चेक। ये चीन में हांगकांग में गया, वहाँ से ये सिंगापुर आया, सिंगापुर से ये श्रीलंका में कोलंबो पोर्ट, हम्बनतोता पोर्ट से होता हुआ ये भारत के नावाशिवा पोर्ट जो कि मुंबई के पास है आ रहा था। वो सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जो आर्टरी है हमारी, पोर्ट में एंट्री के पहले यानी कि नावाशिवा आ रहा था तो एंट्री के 24 से 72 घंटे पहले उसको वार्न करना होता है कि मैं ऐसा हैजमैट मटेरियल, हैजार्डस कार्गो कैरी कर रहा हूँ। केरला के तट के से कोई 170 किलोमीटर दूर एक बड़ा भयानक खौफनाक इंसिडेंट हुआ है जो कि चौकन्ना कर देने वाला। मर्चेंट वेसल वान हाई 503, ये एक ताइवान का फ्लैगशिप है जो कि मई के महीने में ये ताइवान के काची फुमे पोर्ट से ये शुरू हुआ था, अपनी जर्नी शुरू करी थी इसने। ये चीन में हांगकांग में गया, वहाँ से ये सिंगापुर आया, सिंगापुर से ये श्रीलंका में कोलंबो पोर्ट, हम्बनतोता पोर्ट से होता हुआ ये भारत के नावाशिवा पोर्ट जो कि मुंबई के पास है आ रहा था। वो सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जो आर्टरी है हमारी, और इसमें कहा जा रहा है कोई 1800 कंटेनर्स थे और कोई 157 कंटेनर थे जो कि बहुत ही हजार्डस मटेरियल कैरी कर रहे थे। हजार्डस मटेरियल जिसमें शामिल नाइट्रो सेल्यूलोज यानी गन कॉटन। ये तो साहब मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोजिव है। हम इसे डेमोलिशन कमांडो कोर्स में प्रैक्टिस किया करते थे। ये हमारे एमुनेशन में प्रोपेलेंट है और एक्सप्लोजिव है, ये एक्सप्लोजिव मटेरियल है, मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोजिव है। इसके अलावा ये जो है नैफ्थलीन, पेस्टिसाइड्स, अल्कोहल और फ्यूल ऑयल, कोई 100 टन फ्यूल ऑयल भी कैरी कर रहा था। ये तो साहब गदर है। फ्यूल ऑयल भी अमोनियम नाइट्रेट इत्यादि से मिक्स करके इससे आईईडीज बनाई जाती हैं, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस बनाई जाती हैं। तो ये तो साहब ये बहुत ही खतरनाक मामला है। यानी कि 8 मई को कोई सुबह 9:15 बजे के करीब पहली इंफॉर्मेशन आई शिप से और जो इसके जहाज इसके आसपास थे कि इसमें जो है अंडर डेक एक्सप्लोजन हुआ है, धमाका हुआ है, और उसके बाद शिप धू धू करके जलना शुरू हो गया। कोई 4 जो लोग उन्होंने फायर फाइटिंग के लिए भेजे थे वो तो लापता है और जो 18 शिप थे कैप्टन समेत सब शामिल, उन्होंने अपना जहाज़ को अबैंडन कर दिया अपनी बोट में और इसमें, क्योंकि ये उनके कंट्रोल के बाहर था। शिप में चाइनीज़ क्रू थे, ताइवानीज़ क्रू थे, म्यांमार के थे, इंडोनेशिया वगैरह के क्रू थे। उनमें से कई घायल भी हुए, लेकिन 18 को रेस्क्यू कर लिया है। एकदम हमने वहाँ पे जैसे ही खबर मिली, हमारी नेवी का एक शिप और कोस्ट गार्ड के 2 या 3 शिप्स वहाँ पहुँच गए। डॉरनियर्स उसके ऊपर लगातार उड़ रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे हैं और वो लोग फायर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बोर्ड नहीं कर सकता, फायर इतनी फैल चुकी है। और क्योंकि इतना ज़्यादा हजार्डस मटेरियल था, अगर ये जहाज़ केरला के कोस्ट के ऑफ डूब गया, अरे तो साहब वो तो एनवायरमेंटल डिज़ास्टर होगा बड़ा भारी, और वहाँ की फ़िशिंग वगैरह और इकोलॉजिकल इफ़ेक्ट तो बहुत ही डिज़ास्टरस होगा इसका अगर ये डूब गया। कह रहे थे कि जहाज़ लिस्ट कर रहा है 10 to 15 डिग्रीज़, और कोई 40 कंटेनर तो साहब गायब हो गए हैं, वो गिर गए जहाज़ से और वो फ्लोट कर रहे हैं। अब वो कहाँ जाते हैं, हमारी शिपिंग लेन्स, एंट्री लेन्स जो पोर्ट को जाती हैं उसमें जाके तो नहीं फंस जाते, शिपिंग के लिए ख़तरा तो नहीं बनते जो कि इनकमिंग इनबाउंड शिप्स हैं। ये सारी चीज़ें देखनी होंगी, या तो उनको रेस्क्यू करना होगा वो कंटेनर्स को, या डिस्ट्रॉय करना होगा, डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का मटेरियल उसके अंदर है, ठीक है।
लेकिन ये एक बहुत ही खतरनाक वारदात हुई। अब देखिए साहब, ये पहला वारदात नहीं, इसी इलाके में तकरीबन केरला के कोस्ट के ऑफ ये दूसरी वारदात हुई है कोई 2 महीनों के अंदर। दैट इज व्हाट इज वरिंग। और ऐसा जहाज जो कि मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोजिव ला रहा था, किसको सप्लाई हो रहा था इंडिया में, कौन है कंसाइनी, अभी तक पता नहीं। क्यों नहीं पता साहब? जबकि प्रोटोकॉल्स देखिए, अगर आप इस टाइप का हैजार्डस मटेरियल कैरी कर रहे हैं तो 16 कोड है और आपका ISPS कोड है, 16 कोड है, IMO की रेगुलेशंस हैं, और फिर आपके जो पोर्ट्स हैं वो भी, पोर्ट अथॉरिटीज़ भी कई रिस्ट्रिक्शंस ले करती हैं ऐसे मटेरियल के ट्रांसपोर्ट पे, प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होते हैं शिप को। पोर्ट में एंट्री के पहले, यानी कि नावा शिवा आ रहा था तो एंट्री के 24 से 72 घंटे पहले उसको वार्न करना होता है कि मैं ऐसा हैजमैट मटेरियल, हैजार्डस कार्गो कैरी कर रहा हूँ। उसको स्पेसिफाई करना होता है UN ग्रेडिंग के मुताबिक कौन से ग्रेड का एक्सप्लोजिव है। ये ग्रेड 1 है साहब, 1.0। 1.0 से 1.3 बहुत डेंजरस माना जाता है। और अगर इस टाइप का कार्गो आप कैरी कर रहे हैं, 72 घंटे पहले आपको इन्फॉर्म करना है रिसीविंग पोर्ट नावा शिवा को। अभी तक क्यों नहीं ओपन डोमेन में आया कि कौन था कंसाइनी, हु वाज रिसीविंग दिस कार्गो इन इंडिया? हो सकता है हमारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हों जो भारत की फौज सेनाओं के लिए एक्सप्लोजिव वगैरह बनाती हैं, प्रोपेलेंट्स बनाती हैं वगैरह वगैरह, बट वी हैव टू चेक। वी हैव टू चेक। इस टाइप का जब भी कोई सस्पिशियस इंसिडेंट होता है, इट बिकम्स एन ओकेजन फॉर अस टू चेक आवर सिस्टम्स। तो इसके लिए जो मैंने बताया सीरियस प्रोटोकॉल्स हैं। पहले एडवांस वार्निंग, एडवांस नोटिस, उसमें देना होता है किस टाइप का हैजमैट मैं कैरी कर रहा हूँ, हैजार्डस मटेरियल कैरी कर रहा हूँ, शिप में कहाँ कैरी कर रहा हूँ, ठीक है साहब। और फिर उसको जो है वो हर टाइम एंट्री नहीं कर सकता पोर्ट के अंदर। अब क्योंकि कंटेनर है तो कंटेनर को तो केवल क्रेन्स उठा सकती है ना शिप से, तो उसको पोर्ट में तो आना पड़ेगा। लेकिन वो जो है बर्थिंग टाइम उसको दिया जाता है ऑफ आवर्स पे, यानी जब और कोई जहाज़ नहीं आ रहे, पीक आवर्स पे नहीं आ सकता है ऐसा जहाज़। उसको या तो अर्ली सुबह या रात को उसको अंदर लाया जाएगा, ठीक है। और उसको पोर्ट के आइसोलेटेड जगह में या फिर जो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती, जो कि अपने आप में अलग सी जगह है, वहाँ पे इसको बर्थ करना होता है। हर जगह जाके ये बर्थ नहीं कर सकता ऐसा जहाज़। और जो उसकी लोडिंग है IMDG कोड के मुताबिक होनी पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें इसमें चेक करती हैं। और कई बारी तो अगर ऐसा कार्गो लेके वो आ रहा है तो ऐसा जहाज़ जो है वो या तो नेवी प्रोटेक्शन या कोस्ट गार्ड की प्रोटेक्शन भी मांग सकता है। पोर्ट के पास आने के पहले उसको एस्कॉर्ट करके भी लाना पड़ सकता है नेवी को या कोस्ट गार्ड को। तो क्या उसने कोई मांगी थी प्रोटेक्शन, नहीं मांगी थी तो क्यों नहीं मांगी थी, वगैरह वगैरह, ये काफ़ी सारे सवाल आते हैं। अब हो सकता है साहब कि ये नॉर्मल एक्सीडेंट हो, गर्मी का मौसम है, बहुत ही इन्फ्लेमेबल है गन कॉटन, नाइट्रो सेलुलर्स। इसी के लिए गन कॉटन के बदले ज़्यादातर कमांडो ऑपरेशंस के लिए हम लोग प्लास्टिक एक्सप्लोजिव इस्तेमाल करते हैं जो कि इतना फ्लैमेबल नहीं, ठीक है साहब, जैसा कि गन कॉटन है। लेकिन हमको साहब ये ख्याल रखना होगा कि ये कार्गो जा किसके पास रहा था, हु वाज द कंसाइनी, हु वाज द रिसिपिएंट, क्या प्रोटोकॉल्स, क्या वो सब फॉलो हुए हैं कि नहीं, अभी तक तो क्लियर हो जाना चाहिए था। अब सैल्वेज ऑपरेशन भी मेरे ख्याल शुरू हो गए हैं कि ये शिप को बचाना डूबने से, इतना स्ट्रक्चरल डैमेज ना हो उसके पहले हम आग बुझा पाएँ, जिसके पहले कि स्ट्रक्चरल डैमेज हो, शिप 2 में टूट जाए और सिंक हो जाए वगैरह वगैरह। उससे तो जो पोल्यूशन का डिज़ास्टर बहुत बड़े दर्जे का हो जाएगा। पोल्यूटेंट हैज़ टू पे, इसमें तो कोई शक नहीं कि वो ताइवान की कंपनी को तो पे करना पड़ेगा, लेकिन डिज़ास्टर तो होगा। फिशिंग के लिए डिज़ास्टर है, शोर के इफेक्ट लाइन होगी, शोर लाइन इफेक्ट होगी, फिशिंग ऑपरेशन वहाँ पे इफेक्ट होंगे वगैरह वगैरह। एंड
डेंजरस फॉर मरीन लाइफ, इकोलॉजिकल सेफ्टी ऑफ दैट एरिया, बहुत सारा फाउना जो है ओशानिक फाउना और फ्लोरा ख़त्म हो सकता है। सो अब हमको देखने की ज़रूरत है कि किसके लिए डेस्टिन्ड था ये कार्गो। जैसे मैंने बताया, हो सकता है प्योर एक्सीडेंट, क्योंकि इन्फ्लेमेबल है। गर्मी में अगर उन्होंने उसको कूल शूल नहीं रखा, इसको वेट रखना पड़ता है, वेट नहीं रखा तो उससे एक्सप्लोजन भी हो सकता है। एक्सप्लोजन हो जाए तो अनकंट्रोलेबल फायर शुरू हो सकती है, जो कि क्रू के काबिलियत के बाहर होगी, इतना ज़्यादा अगर वो हैज़मैट कैरी कर रहे हैं। ठीक है साहब, लेकिन हमको ये भी सोचना है कि जो माओइस्ट हैं, जो भारत में कितने सालों से जो टेररिज्म कर रहे हैं, इंसर्जेंसी कर रहे हैं, ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं अमोनियम नाइट्रेट का इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस बनाने के लिए। अमोनियम नाइट्रेट साहब फर्टिलाइज़र है, खेतों में फर्टिलाइज़र के तौर पे काम आता है। उसको डाइवर्ट करके फ्यूल ऑयल के साथ मिला मिलू के मिक्सचर बना के ये लोग जो है आईईडीज बना रहे थे, और इतनी घातक आईईडीज कि ये जो माओइस्ट ने कई जगह तो पूरा बैरल भरा था ये अमोनियम नाइट्रेट से, फ्यूल ऑयल की मिक्सचर से। और हमारे कैस्पर माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल जो 8 टन का होता है, उसको ज़मीन से कोई 60 फुट ऊपर उड़ा दिया था। यानी इतना घातक होता है अमोनियम नाइट्रेट भी, जो कि नॉर्मल फर्टिलाइज़र है साहब आपका। ठीक है, तो अमोनियम नाइट्रेट के ऊपर बड़ा हाहाकार हुआ था कुछ साल पहले, और फिर सरकार ने बड़े सारे इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, कंट्रोल्स और प्रोटोकॉल्स लगाए थे जो काफ़ी वायलेट हो रहे थे, और सरकार थोड़ा सा डर भी रही थी क्योंकि ये तो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो हमारी पूरी फार्मर लॉबी, एग्रीकल्चर लॉबी हाहाकार मचा देती अगर इस पर हम कंट्रोल करते तो वो काफ़ी देर के बाद वो कंट्रोल में आया है। लेकिन अब ये तो साहब उससे एक दर्जा आगे है, ये हजार्डस मटेरियल है, ये मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोजिव है, ये सेल्यूलोज, नाइट्रो सेल्यूलोज, गन कॉटन स्लैब। जो भी फौज में कमांडो कोर्स किए हैं वो जानते हैं कि गन कॉटन स्लैब से हम पुल उड़ाया करते थे, गने उड़ाया करते थे वगैरह वगैरह। बहुत सारा इस टाइप का जो है हथकंडे वो फौजें करती है इस मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोजिव से। हमारे प्रोपेलेंट्स में इस्तेमाल होता है, हमारे एक्सप्लोजिव चार्जेस में इस्तेमाल होता है। हाँ, इसके और भी इंडस्ट्रियल यूजेस हैं, कुछ फोटोग्राफी में, कुछ और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं इसकी। लेकिन दैट विल डिपेंड किसके पास जा रहा था, क्यों, किसने कैसे बुलाया, क्यों बुलाया, डाइवर्शन के क्या चांसेस हैं। अब जैसा ऐसा इंसिडेंट हुआ है, वी मस्ट गेट टू द बॉटम ऑफ इट एंड चेक कि माजरा क्या है, असलियत क्या है। और अभी तक बड़ी ओपेसिटी है, हाहाकार मचा हुआ है कि जलता बर्निंग शिप है ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला। हालांकि हमारे नेवी ने और कोस्ट गार्ड ने एज ऑलवेज प्रशंसनीय कार्रवाई करी है, बट ये इंसिडेंट है जिसके बॉटम पे हमको जाना ही होगा। इट विल हेल्प टू बी सस्पिशियस एंड नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। ये ज़रूरी है, अनिवार्य है कि ऐसे इंसिडेंट हमें चौंकाएं और हम अपने सारे पहलू इसके चेक करें। आई एम श्योर अ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इज़ ऑलरेडी अंडर प्रोग्रेस, और सारे पहलू जो है वो खुले डोमेन में आएंगे, वो ओपन डोमेन में आएंगे। बट दिस इज़ एन इंसिडेंट दैट मेरिट्स प्रॉम्प्ट एंड इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन। जय भारत, जय हिंद।